Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। हम क्या करेंगे भाई, हमारा चैप्टर 3 जो है भाई धमाकेदार तरीके से स्टार्ट होने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। हम पढ़ेंगे रूलिंग द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब तो पहले आप समझो, तब जाके चीज समझ में आएगी। कंट्री साइड किसे बोलते हैं पहले तो कमेंट में मुझे आप ही बता दो, फिर तो चैप्टर स्टार्ट करना ही है। चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या हमारे चैप्टर में पॉइंट्स रहने वाले हैं, जो भी चीजें हैं। देन हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा द कंपनी बिकम्स द दीवान पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट क्योंकि मैं अच्छे से एलैबोरेट करना चाहती हूँ, तो जो है सेशन लंबा जाएगा, तो मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, इजी रहेगा। चंक्स में चीजें रहती हैं तो मजा आता है पढ़ने में। मैं भी स्टूडेंट रही हूँ ना, तो मुझे समझ में आती है चीजें। ओके, आपको क्या करना है भाई, आप फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को। कॉमेंट करके बोल दीजिए कि मैम रेडी है, और लाइक तो कर ही दीजिए क्योंकि मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चैप्टर का नाम अगर सबसे पहले समझे, चैप्टर क्या है हमारा, कंट्री साइड। कंट्री साइड से क्या मतलब होता है, कंट्री साइड से मतलब होता है गांव वाला इलाका, ग्रामीण क्षेत्र। कंट्री साइड, आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर के एरिया, बाहरी एरिया, ग्रामीण क्षेत्र। आया समझ में? देखते हैं भाई, ग्रामीण क्षेत्र में शासन, रूलिंग द कंट्री साइड। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था चैप्टर सेकंड में? हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था कि ट्रेड से टेरिटरी तक का सफर, कि कहां चीजें ट्रेड से स्टार्ट हुई, देन लालच बढ़ता गया, लगा कि कंपनी बिना पॉलिटिक्स के नहीं चलेगी। अगर ट्रेड करना है तो पॉलिटिक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या करा भाई, टेरिटरी हासिल करना स्टार्ट करा। काफी सारे हमने अप्रोचेस, पॉलिसीज देखी, हमने सब्सिडी अलायंस देखा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखा, है ना, और भी बहुत से पैरामाउंसी देखा। तो ये सब चीजों के कारण हमें समझ में क्या आया, हमें समझ में ये आया कि भाई टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और लगभग काफी एरिया कंट्रोल में कर लिया था, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, ये हमने देखा था। इवन हमने कुछ मैप्स भी देखे थे, अगर आपको याद हो। जिसने चैप्टर सेकंड नहीं पढ़ा, चैप्टर फर्स्ट भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आप जाइए प्लेलिस्ट में, सारी वीडियोस, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ आपको मिलेगा। कोई टेंशन की बात नहीं। मैग्नेट ब्रेन्स की यही तो खास बात है कि सब कुछ फ्री आपको अवेलेबल करा के रखता है, प्रॉपर प्लेलिस्ट के साथ। ठीक है, चल अब यहां आते हैं हमारे चैप्टर ओवरव्यू में। चैप्टर हमारा क्या कह रहा है, द कंपनी बिकम्स द दीवान। कंपनी क्या बन गई भाई, कंपनी बन गई है दीवान। हमने देखा था कि कैसे दीवानी में उनको फायदा हो रहा था, रिसोर्सेज मतलब उनकी जो अर्निंग हो रही थी। जब हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, जब सिराजुद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव जो लीड कर रहे थे, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो बंगाल के उन्होंने नवाब, जब वो हार गए सिराजुद्दौला, तो दूसरे नवाब उन्होंने बना दिए पपेट रूलर। क्योंकि रूल तो क्या चाह रहे थे भाई, ये जो ब्रिटिशर्स थे, कंपनी थी, ये चाह रही थी कि रूल हम ना करें डायरेक्टली, हमें बस ऐसा जो हमारा जो नवाब बैठा हो वो हमारे इशारों पे नाचे, बेसिकली हमें छूट दे, कंसेशंस मिले, ट्रेड फ्री, ड्यूटी फ्री, मतलब सॉरी ड्यूटी फ्री, हमें क्या मिले, आराम से हम अपना ट्रेड कर पाए, कोई दिक्कत परेशानी हमें ना आए। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है। फिर उन्हें दीवानी भी मिल गई। दीवानी से ये चीज हुई कि उनको काफी अच्छी खासी अर्निंग होने लगी। अर्निंग मतलब पहले तो ये था ना कि वो राजा से कहते थे कि नहीं, आप 5 लाख हमें दीजिए, महीने का इतना आपको देना पड़ेगा, इतना आपके चार्जेस है। तो जो पपेट रूलर्स हैं वो भी थोड़ा सा आनाकानी कर देते थे। तो फाइनली ये लोग खुद ही नवाब बन गए, खुद ही अपने अकॉर्डिंग चलाने लग गए, फायदा होने लग गया। इस रिसोर्स से क्या करने लग गए वो भाई, कंपनी चलाने लग गए। जो सेना के खर्चे वो भी होने लग गए, जो खुद के एक्सपेंसेस है, फोर्ट का जो फोर्टिफिकेशन होने लग गया, जो किला बढ़ा रहे थे, अपने फोर्ट को और बढ़ा रहे थे, अपने एरियाज को और बढ़ा रहे थे, सेटलमेंट को और बढ़ा रहे थे। तो इस सारी रिसोर्सेज से उनका आराम से गुजर बसर चल पा रहा था। तो इसमें हम देखेंगे कंपनी जब दीवान बनी तो यहाँ पे क्या हाल थे। पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड में ये सब चीजें हम जानेंगे। क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब बात आ जाती क्रॉप्स की, भाई खेती बाड़ी का भी बड़ा इसमें वो आया था। जैसे हम देखेंगे क्रॉप सबसे ज्यादा तो इंडिगो, ओपीएम वगैरह, इंडिगो का बहुत ज्यादा था, कॉटन सिल्क। हमने देखा था ना कि कितनी ज्यादा डिमांड थी स्पाइसेस की, सिल्क की, कॉटन, ये सब चीजों की, टेक्सटाइल उसमें देखे तो कितनी ज्यादा डिमांड थी स्पाइसेस की। और यहाँ पे बात करें तो हम देखने वाले कि भाई क्या क्या इन्हों के सेटलमेंट रहे, क्या क्या सिस्टम्स ये लोग लेकर आए, और अपने फायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कौन सी क्रॉप्स इन्होंने भाई जो है ग्रो करवाई, किनसे, जो फार्मर से।
उनको क्या दिक्कत आई, कितनी ज्यादा मतलब अकाल सा पड़ गया, कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, कौन से अपनी तरफ से कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ये लेकर आए, तो ये सारा सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। देन द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर, हम क्या पढ़ेंगे, ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर भाई, क्योंकि हमने ये देखा था कि इंडिगो को लेके काफी सारी चीजें हुई थी, काफी ज्यादा भाई मैटर बड़ा हो गया था। इंडिगो को लेके जो यूरोप है वो लोग काफी ज्यादा इनसिक्योर से हो गए थे, क्यों, क्योंकि इंडिगो रहता काफी अच्छा था और महंगा सा, तो थोड़ा सा वो क्या था, वो ऐसी एरिया में हो पाता था जो उसके प्रेफरेबल हो, जैसे इंडिया में। तो ये सब चीजें हैं बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कंपनी जब दीवान वाली तब क्या हाल थे, तो फर्स्ट सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। देन क्रॉप्स फॉर यूरोप, भाई क्या क्या क्रॉप्स कौन सी उगवाई, क्या इनका लालच रहा अपने फायदे को लेके, फिर हम ब्लू रिबेलियन के बारे में पढ़ेंगे। आया समझ में? स्टार्ट करें। इसके बाद हमारा जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रहेगा, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, देन हमारा चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन रहेगा, जैसे कि हमेशा से हमारा स्ट्रेटेजी चलती आई है। ठीक है, तो अभी जो सोच रही है इनको हमने बता दिया कि ये हमें पढ़ना है, ऐसी आप भी सोच रहे हैं, आपको मैंने बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है। तो आप क्या कर दो भाई, जब पता चल ही गया है, मैम ने बता ही दिया है कि क्या क्या पढ़ना है, तो लाइक कर दो फटाफट से। जब पता चली जाए तो क्या दिक्कत, लाइक कर देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, द कंपनी बिकम्स द दीवान, भाई जो कंपनी है क्या बनी है, दीवान बनी है। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। हम मैंने बताया था ना आपको, दीवान ऑफ बंगाल बनी थी। क्या बनी थी भाई, दीवान ऑफ बंगाल बनी थी। अब क्या हुआ, कब की बात है, ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। जो 12 सितंबर उसकी हम बात कर रहे हैं, सॉरी अगस्त की, 12 अगस्त 1765 को जो मुगल एम्परर है उन्होंने क्या बना दिया था, कंपनी को दीवान बना दिया था। किसका, बंगाल का। The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witnesses. मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव, मैंने बताया था ना आपको, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में क्या हो रही थी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जिसमें जीते कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव जीते थे। धोखाधड़ी करी थी ऑब्वियसली, मीर जफर को अपने साथ मिला लिया था, तो कौन जीते थे, रॉबर्ट क्लाइव। अब जब रॉबर्ट क्लाइव जीत गए तो दीवान कौन बनेंगे, रॉबर्ट क्लाइव ही बनेंगे ऑब्वियसली। The actual event most probably took place in Robert Clive's tent. कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं, ये जो इवेंट की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं वही वाला कि जब दीवानी इन्हें मिल रही थी, उसी इवेंट की बात कर रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में ये जो बोलते ना सेरेमनी जैसी इस टाइप का चल रहा था। With a few Englishmen and Indians as witness. वहां पे कौन कौन था, कुछ जो इन्हीं के लोग थे, इंग्लिशमैन थे जो विटनेस के तौर पे थे, और कुछ भारतीय लोग थे, इंडियंस लोग थे जो वहां पे विटनेस के तौर पे थे कि भाई हाँ यहाँ पे भाई जो है इनको दीवानी मिल रही है, बंगाल का दीवान बनाया जा रहा है रॉबर्ट क्लाइव को। बट इन द पेंटिंग अबव द इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेजन टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ऐसा दिखा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं जो राइटर, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कौन सा भाई कौन सी बड़ी चीज हो रही है, जैसे इनको राजा ही अपॉइंट कर लिया हो। जबकि हुआ क्या, यहाँ पे हमने पढ़ा टेंट में हुआ, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, टेंट में हुआ। इमेज में क्या दिखा रहे हैं कि बढ़िया ग्रैंड सेटिंग, बहुत ही बढ़िया शानदार और बिल्कुल धूमधाम से, है ना, ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि कितने लोग हैं यहाँ पे, अच्छा सा एक सीन सा दिख रहा है ना, तो बेसिकली ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा बड़ा इवेंट। Robert Clive accepting the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa from the Mughal ruler in 1765. जो मुगल रूलर है उनसे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, जो रॉबर्ट क्लाइव है उनको दीवानी मिल रही। कहाँ के दीवान मिल रहे, कहाँ के दीवान बन रहे हैं, देखो बंगाल के बन रहे हैं, बिहार के बन रहे हैं, और उड़ीसा के क्या बन रहे हैं, दीवान बन रहे हैं। कौन बना रहा है इन्हें, मुगल एम्परर। कब की बात है, 1765 की बात है, तो इमेज में बता रहे हैं। और कौन बन रहा है, रॉबर्ट क्लाइव, ये नहीं भूलना। बट इन द पेंटिंग अबव द इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेजन। अगर हम पेंटिंग में देखें तो ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा कोई ओकेजन है, मतलब ऐसी कौन सी बड़ी चीज हो रही, क्या हो रहा है, ऐसा पेंटिंग में देख रहे हैं सब कि कुछ तो ऐसा खास हो रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं। बट हुआ क्या था, सिर्फ टेंट के अंदर हुआ था, कुछ लोग ही थे। द पेंटर वॉज कमीशन बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। अब जो पेंटर है उनको भाई, किसके पेंटर है वो,
रॉबर्ट क्लाइव के पेंटर है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने उनसे कहा होगा कि भाई तुम्हें रखा है इसलिए कि तुम हमारे जो ज़िंदगी में अहम इवेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, उनको लेके आप क्या करिए, आप भाई मेरी पेंटिंग बनाइए। जैसे कोई बढ़ा चढ़ा के मेरी तारीफ में कि मैंने ये करा है तो मेरी पेंटिंग रहेगी, तो एक मेरी मेमोरी के लिए। तो क्या बोल रहे हैं भाई, द पेंटर वॉज कमीशन बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ, मतलब क्लाइव्स की लाइफ में जो भी मेमोरेबल इवेंट हुए हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए भाई क्या करा है, कमीशन दिया था किसने, क्लाइव ने पेंटर को। द ग्रांट ऑफ दीवानी से क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। अगर बात करें तो भाई उन लोगों को तो लालच था ही, जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी थी, उनको लालच तो था ही रिसोर्सेज का, पैसों के लिए। तो अब क्या मिल गई, दीवानी मिल गई, बंगाल की, उड़ीसा की, है ना, और कहाँ की मिली हमें, बिहार की। तो इससे क्या हुआ, ये एक बड़ी चीज थी, एक बड़ा अचीवमेंट था, इमेजिनेशन से बाहर की चीज थी, मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था कि यार इतना कुछ मिलेगा, और वो हमें मिला। तो बेसिकली दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। मतलब क्या था, जो ब्रिटिश इमेजिन कर सकते थे उनके इमेजिनेशन के लिए तो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं नतीजा या कह लीजिए फायदा था, है ना, अचीवमेंट कह लीजिए। आगे बढ़े, आया समझ में। तो अब हम क्या देख रहे हैं, कंपनी बन गई है दीवान। कंपनी को दीवान बना दिया है हमारे मुगल एम्परर ने, उड़ीसा, बंगाल और बिहार का, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बने हैं। आया समझ में, आगे बढ़े। As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. अब जब दीवान बन गए हैं, काफी कुछ जो है कंट्रोल इनके हाथ में है, तो क्या हो गया, एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। अब जो भी चीजें थी टेरिटरी, जैसे हम देख रहे हैं ना, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये क्या बन चुकी थी, ये टेरिटरी बन चुकी थी। जब ये टेरिटरी बनी चुकी थी तो टेरिटरी में क्या होना है, कितना क्या टैक्स लगना है, क्या रेवेन्यू कैसे अर्न करना है, कैसे क्या कामकाज चलना है, किसको अपॉइंट करना है, किसको हटाना है, बेसिकली सारा एडमिनिस्ट्रेशन, द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब क्या था, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर था, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड काम होता था, फाइनेंस की जहां बात आ जाए, फाइनेंस का मतलब होता है मनी, मॉनेटरी टर्म्स में, बेसिकली आप ये समझ जाइए मॉनेटरी टर्म्स में। अगर फाइनेंस की बात आ जाए तो यानी मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है, फाइनेंस की बात आ जाए तो क्या है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स की बात हो रही है। ओके, तो जब भाई दीवानी हासिल हो गई तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड डील करते हैं, कच्चा चिट्ठा जिनके पास होता है, सारी चीज़ें रहती है, तो उनको वो उनके कंट्रोल में आ जाएगा क्योंकि दीवानी मिल गई है। Now it had to think of administering the land and organizing its revenue sources. अब किस बारे में सोचने लग गए, अभी सोचने लग गए किस चीज को लेके, लैंड और ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। वो ये सोचने लग गए कि भाई लैंड, जो भी होगा कमाई लैंड के थ्रू होगी, तो कैसे लैंड के थ्रू जो रेवेन्यू अर्न करना, जो भी चीज़ें रहेंगी इसके रिसोर्सेज के थ्रू हम क्या कर सके, कमा पाए। तो अब उन लोग ये सोचने लगे कि लैंड और उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रॉपर तरीके से सेट करके चलना ताकि हमारी क्या हो, रेवेन्यू अर्निंग हो। This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. वो ये सोच रहे थे कि इस तरीके से इस लैंड का यूज किया जाए कि जो हमारी कंपनी के एक्सपेंसेस है, जो भी हमारे खर्चे बहुत थे, है ना, ट्रेड वगैरह के लिए खर्चा होता था, सेटलमेंट बढ़ा रहे थे, वेयर हाउस, इन सब चीजों के लिए खर्चा, ठीक है, फिर फोर्ट भी बढ़ा रहे थे, तो इन सब चीजों के लिए खर्चा, तो सारे खर्चे मिल जाएं, मतलब इसमें इसके थ्रू हमारे क्या सारे खर्चे जो है चल जाएं, निकल जाएं। तो क्या करें, इस तरीके का कुछ करें। तो दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। मतलब इस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं, इस लाइन का फायदा उठाएं कि हमारी जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं इनके थ्रू मीट हो जाए। आया समझ में, मतलब इनके थ्रू चल जाए। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो द इंश्योर it could buy the products it needed and sell what it wanted। अब जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो ये भी सोच रही थी साथ में कि हमें ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि हमें वो प्रोडक्ट खरीदें जो हमें ज़रूरत है, और हम वो प्रोडक्ट सेल करें जिनकी हमें ज़रूरत है। मतलब वही प्रोडक्ट खरीदना है, उनको बेचना है, ये सब चीज़ें पे ज़्यादा फोकस हो। मतलब सारा काम अगर ट्रेडिंग का चल रहा है तो जो प्रोडक्ट हमारे काम का है, जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा, तो उसी के लिए ही काम किया जाए, है ना। मतलब जैसे जिस प्रोडक्ट से उन्हें लग रहा है कि इसको हम खरीदेंगे, फिर इसको हम बेचेंगे, इसी से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसी पे फोकस किया जाए। तो बेसिकली क्या बता रहे कि अब दीवानी हाथ में हासिल हो चुकी है,
इनके हाथ में अब एडमिनिस्ट्रेटर आ चुका है जो फाइनेंस से रिलेटेड जो है चीजें करता है। तो फाइनेंस और लैंड, मतलब लैंड को एक उन्होंने रेवेन्यू अर्निंग पर्पस माना कि इसके थ्रू हम अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जाए जिनको हम बेच सकते हैं, जिनको हम सेल कर सकते हैं, जो हमारे काम आए, उस चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। आया समझ में? मतलब लालच बढ़ता चला गया था कि अब हमारे कंट्रोल में जब टेरिटरी है तो कैसे इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए और हमारी कंपनी के जो भी खर्चे हैं उसको हम आराम से उठा सकें। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। ओवर द years the company also learned that it had to move with some caution। वक्त के साथ साथ क्या होता है, वक्त के साथ साथ है, ऊपर से आप दूसरे की कंट्री में आके अधिकार जता रहे हैं तो दुश्मन तो बनेंगे लोग, ऐसे गुस्से वाली नजरों से तो देखेंगे, तो और कुछ चालाकियां भी करेंगे आपके साथ। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप यहाँ रहें और आप भी मनमाना अधिकार जताए बैठे हैं। तो क्या कर रहे थे कि ओवर द ईयर्स कंपनी को ये चीज समझ में आने लग गई थी। द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशन। मतलब कंपनी समझ गई थी कि उनको ना कुछ मतलब सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि कहीं से कोई दिक्कत ना आए, हमारे काम में कोई रुकावट ना आए। तो हमें क्या करना चाहिए? ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige। Being an alien power, अगर मैं बात करूं एलियन पावर की, being an alien power इस टर्म से आप क्या समझते हैं? क्या कोई मुझे कमेंट में बताएगा कि इस पर्टिकुलर टर्म से एलियन पावर, एलियन हमें पता है क्या होते हैं, जो बाहर से आते हैं, तो ऐसे ही एलियन पावर ब्रिटिशर्स को क्यों बोल रहे हैं? बाहर से आए, मार्स से आए, जुपिटर से आए, कहां से आए बताओ, क्यों बोल रहे हैं? जल्दी जल्दी से बताओ भाई, क्यों बोल रहे हैं? एलियन पावर मतलब बाहर से आए हुए, हमारी कंट्री के नहीं है, वो दूसरी कंट्री से आए हैं। तो अब उन्हें ये समझ में आया कि हमें चीजों को बहुत ही कॉशियसली बढ़ना है, आगे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कदम कदम पे हमें दुश्मन मिलेंगे। तो बीइंग एन एलियन पावर इट नीडेड टू पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड। मतलब उन्हें उनको भी वो करना है, पछाड़ना है बेसिकली, कि जो पहले से कंट्री साइड में रूल कर रहे हैं, है ना, एंड एंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। वो ये चीज मतलब ध्यान दे रहे थे कि जो ऑलरेडी रूल कर रहे हैं, चाहे मतलब जो जिस एरिया में जो भी राजा हो, जो भी चीफ हो, वो क्या है पहले से सालों से वहां रूल कर रहे हैं। तो उनको क्या करना, उनको चैलेंज देना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कॉशियसली आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि लोगों में उनकी इज्जत है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, इसीलिए वो इतने सालों से वहां है, वो लीडर बने हुए हैं, वो किंग है, रूलर है। तो बेसिकली जो चीज़ों पे इन पे ध्यान उन्होंने दिया कि कैसे जो कंट्री साइड में अगर ये जो रूलर हैं, जो रूल कर रहे हैं, तो कैसे क्या करा जाए कि हमारा अधिकार वहां पे जताया जाए। Those who had local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated। उन्होंने ये भी सोचा कि भाई ठीक है, हमें इनको कंट्रोल करना है, बट ये भी उन्हें पता था कि पूरे तरीके से ये हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे। हाँ, इन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इनकी पावर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बट कंट्रोल करना, पूरी तरीके से कंट्रोल, कि बस हमने जो बोला वो ऐसा करेंगे, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है लोग इनको पसंद करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट है, अथॉरिटी है, और ऊपर से इनकी पावर है पहले से, काफी टाइम से। तो दोज हु हैड लोकल पावर, जिनके पास ऑलरेडी लोकल पावर है, had to be controlled but they could not be entirely eliminated। उनको क्या करा जा सकता है? कंट्रोल तो किया जा सकता है, बट पूरी तरीके से एलिमिनेट करना, हटाना, इट्स मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्की है, या कह लीजिए बहुत ही ज्यादा एक हार्ड टास्क है। हाउ वॉज दिस टू बी डन? अब पर ये करा कैसे जाएगा? करना तो जरूरी है, टेरिटरी तो बनानी है, ज्यादा से ज्यादा अधिकार लेना है, भाई चीजों को जीतना है, तो पर ये होगा कैसे? In this chapter, we will see how the company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people, and produce the crops it wanted। इस particular chapter में हम ये जानेंगे, क्या जानेंगे? In this chapter, we will see how the company came to colonize the countryside। मतलब कंपनी कैसे countryside को, जो विलेज एरिया, जो उस साइड के एरिया को, जो विलेजेस एरिया, क्योंकि अब वहां भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकार जताना चाह रहे थे, क्योंकि खेती बाड़ी यूजुअली ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती ज्यादातर, तो वहां पे अधिकार जताना चाह रहे थे। तो भाई इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो कंपनी है उन्होंने कॉलोनाइज किया। कॉलोनाइज मतलब औपनिवेशिक, कैसे अपने अकॉर्डिंग चीजें चलाई, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग चेंज करवाना, तो उसे हम कॉलोनियल रूल बोलते हैं, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही भाई कैसे कैसे जो है कॉलोनिज्म वहाँ क्रिएट करेंगे कंट्री साइड में।
रेवेन्यू सोर्सेस कैसे ऑर्गेनाइज करेगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा आ पाए, रेवेन्यू आ पाए, रेवेन्यू इनकम बोलते हैं जिसे, अर्न हो पाए, तो उसको कैसे मैनेज करेगी, बढ़ाएगी। रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, कैसे जो ऑलरेडी अधिकार है उनको अपने अकॉर्डिंग चलेगी, मतलब जो भी अधिकार दिए जाएंगे वहां के लोगों को वो अपने अकॉर्डिंग वो देगी, तो ये सब चीजें देखी जाएगी। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, और जो फसलें वो चाहेंगी, जो उनके काम की है, जो उनके फायदे की है, वो उगवाएंगी। तो इसीलिए वो कंट्री साइड में रूल करना चाह रहे थे बेसिकली कि भाई जो भी हमारे काम की फसलें जिनसे हमें काफी अच्छी खासी अर्निंग होगी, हम वो इनसे उगवाएंगे, अच्छा खासा रेवेन्यू हम अर्न करेंगे जमींदारों से। तो ये सारी चीजें भाई इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने वैसे भी सब पॉइंट्स में पढ़ा था कि क्रॉप्स जो चाहिए हैं, साथ में ब्लू रिवेलियन, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर ओवरव्यू में हमने देखा था। अब इस चैप्टर में हम सारी चीजों को इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता रहे कि ये हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले हैं ना? आपने ये बताओ लाइक करा कि नहीं करा अभी तक? पढ़ने वाले ना, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सब हम पढ़ेंगे, तो आप ये बताइए आपने लाइक किया कि नहीं किया। आगे बढ़े, चलो नहीं किया तो आप कर दो, कोई बात नहीं। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, अब बात आ जाती कंपनी के रेवेन्यू की। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर। कंपनी दीवान बन चुकी थी। दीवान मतलब अब सब कुछ इनके अंडर में था, टेरिटरी, बट फिर भी कंपनी का जो मेन फोकस था वो क्या था? ट्रेडिंग पे। खुद को एज अ ट्रेडर ही देख रही थी। क्या देख रही थी? खुद को एज अ ट्रेडर, व्यापार की तौर पे ही देख रही थी कि भाई हम व्यापारी हैं। अभी ये नहीं देख रही थी कि हम राजा महाराजा बन गए हैं या इस एरिया को जीत लिया है, हम जो है चीफ है, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी भी खुद को ट्रेडर के तौर पे देख रही थी कि हम ट्रेडर हैं। It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. वो ही क्या चाह रही थी कि भाई ऐसी चीजें हो कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्न हो। लालच, पैसा क्या ना करवाए। तो भाई इट वांटेड, इट किसके लिए यूज हो रहा है? कंपनी के लिए। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। भाई वो क्या चाह रही थी? वो ये चाह रही थी कि रेवेन्यू इनकम तो क्या हो, हमारी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, है ना, इनकम क्या है, ज्यादा से ज्यादा हमें इनकम मिले, बट कुछ भी ऐसा वो टेंशन नहीं चाह रही थी कि भाई असेसमेंट हो, असेसमेंट के साथ साथ कुछ भी कलेक्शन, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन, असेसमेंट, इन सब का डेटा बेसिकली जो सिस्टम है, ये नहीं चाह रही थी। वो ये चाह रही थी बस कि हमारे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो, रेवेन्यू हम अर्न कर सके। The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. इनका मेन फोकस ही यही था। क्या था भाई? The effort was to increase the revenue. बस पैसा 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 पैसा, फेम, आजकल तो फेम है, तब फेम नहीं था, बस पैसा चाहिए। इनका मेन फोकस जो है कमाई करने में था, किसमें था? रेवेन्यू में था। तो द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड, मतलब जितना ज्यादा हो सके रेवेन्यू, पैसा अर्न करो, इनकम खींचो, बस इनकम 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 हो। और क्या करें? फाइन जो है कॉटन और सिल्क के कपड़े जो है खरीदें, और क्या करें? उन्हें चीप, मतलब जितने चीप हो सके, जितने भी सस्ते दामों में पॉसिबल हो सके खरीदें। मतलब बेचारे जो उगा रहे हैं, जो मतलब जिनका सामान है, प्रोडक्ट है, जो बेच रहे हैं, उनकी नहीं सोच रहे, अपना फायदा क्यों सोचेंगे? आए वो फायदा करने के लिए। रेवेन्यू टॉपिक ही हमारा है कि रेवेन्यू फॉर द कंपनी, रेवेन्यू के लिए ये सब हो रहा है। ये सारी चीजें, दीवानी हासिल होना, ये सब टेरिटरी बनाना, ये सब किसके लिए था भाई? पैसा अर्न करने के लिए, ताकि पैसा यहाँ पे कमाए और अपने जब वापस जाए इंग्लैंड में तो बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खाते हुए जिंदगी बिताएं। ठीक है, आया समझ में? तो यही है कि भाई जितना इनका कोशिश यही थी कि जितना पॉसिबल हो सके चीप, कम से कम दामों में हम क्या करें? प्रोडक्ट खरीदे यहाँ से। आया समझ में? मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस जो था वो अर्निंग का था, रेवेन्यू। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है? अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद बंगाल। ये एक वीकली मार्केट है, कहाँ पे? मुर्शिदाबाद बंगाल में। पीजेंट एंड आर्टिसंस फ्रॉम रूरल एरियाज रेगुलरली केम टू दीज वीकली मार्केट्स to sell their goods and buy what they needed. These markets are badly affected during times of economic crisis. मार्केट जिनको हम बोलते हैं हाट बाजार लगता है, ऐसा बोलते हैं, हाट बाजार लगा है इस टाइप का। तो देखिए इस तरीके का रहता है ना, ये सामान बिक रहा है, ऐसे भीड़ लगी रहती, लोग आते हैं खरीदने के लिए, सेलर जो है बेचने वाले। तो पीजेंट है और आर्टिसन क्या करते हैं? रूरल एरिया से आते हैं रेगुलरली, और क्या करते हैं? ये वीकली मार्केट जो हाट लगती है, यहाँ पे अपने गुड्स को बेचते हैं, गुड्स को खरीदते हैं। बट ये हालात कब बदतर हुए? दीज मार्केट्स वर बैडली अफेक्टेड। मतलब ये जो मार्केट है जिनसे इनकी अर्निंग चलती थी, बेचारे आते थे, है ना, इतनी दूर से आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, मतलब एक ट्रेडिंग, अपना अर्निंग, पैसा कमाई के लिए चल रहा है।
तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। कब इफेक्ट पड़ा था उसमें? ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। कब हुआ था? जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी। इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी क्राइसिस उस टाइम पे हुए होंगे इकोनॉमिक कल्चर में, तो वो जो भी चीज़ें हुई इकोनॉमिक टर्म्स में, तो उसके कारण मार्केट में इम्पैक्ट हुआ। मतलब कुछ भी पैसा वगैरह जो भी इशू हुआ होगा तो वो सारी दिक्कत हुई, तो इसके कारण ये मार्केट जो बेचारा वीकली लग रहा है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सारी चीज़ें तो हम आगे इस चैप्टर में वैसे भी पढ़ेंगे ही कि कैसे कैसे चीज़ों के कारण दिक्कत आ गई, लोग मारे भी गए। ठीक है, चलो। Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. अब क्या था? 5 सालों में, बस 5 सालों के अंदर अंदर within 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। मतलब जो भी था, जो भी गुड्स क्या करती थी, द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी, मतलब जो बंगाल में जो कंपनी क्या करती थी, गुड्स खरीदती थी, उनके डबल हो गए। तो द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। ठीक है, नाउ बिफोर 1765 द कंपनी हैड परचेज्ड गोल्ड इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। हमने देखा था कि क्या करते थे ये लोग जो इनका गोल्ड एंड सिल्वर, जब इनके पास कुछ भी प्रोडक्ट नहीं था कि इंडिया के साथ ट्रेडिंग तो हमें करनी है, सामान तो हमें खरीदना है, क्योंकि सस्ते से सस्ते दाम में यहाँ सामान अच्छा मिल रहा है, तो और हमारे कंट्री में डिमांड भी बहुत है, तो वहाँ हम हायर प्राइसेस में बेचेंगे, तो यहाँ पे सामान खरीदने के लिए हमारे पास भी तो कुछ हो। तो इनके पास क्या करते थे ये लोग, जो है इंपोर्ट कराते थे ब्रिटेन से। क्या करते थे भाई, जो है गोल्ड सिल्वर वहाँ से भेजा जाता था, एक्सपोर्ट होता था, और ये जो है यहाँ ये इंपोर्ट करते थे, इसी के थ्रू ट्रेडिंग करते थे। तो बिफोर 1765 से पहले की बात करें, द कंपनी हैड परचेज गुड इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। जो गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से। Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export. अब क्या था, इससे पहले तो गोल्ड एंड जो है सिल्वर इंपोर्ट करते थे, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या था, जब बंगाल की दीवानी मिल गई थी, जब बंगाल की दीवानी इनके हत्थे पे आ गई थी बढ़िया से, तो उतने रिसोर्सेज से पैसा इतना हो जाता था कि उसके थ्रू इनका आराम से इनकी आर्मी संभालना हो, आर्मी का खर्चा हो, मतलब जो भी मिलिट्री ट्रूप से रखते थे, किले का खर्चा हो, सेटलमेंट बनाने का खर्चा हो, है ना, जो भी इनका ट्रेडिंग का खर्चा हो, सारा सब कुछ इसके थ्रू, किसके थ्रू, जो भी दीवानी के थ्रू इनको रिसोर्सेज मिलती थी, उससे इनका काम चल जाता था आराम से। तो नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब आराम से जो भी गुड्स ये लोग चाहिए रहते थे इनको, ताकि हम यहाँ से गुड्स खरीदें फिर एक्सपोर्ट करें और इनकी कंट्री में बिके महंगे से महंगे दामों में, तो आराम से चल पा रहा था इनका लेन देन। क्यों? क्योंकि अब जो है दीवानी के कारण काफ़ी रिसोर्सेज, पैसा इनके पास आ गया था, तो इन्हें गोल्ड एंड सिल्वर में डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. अब क्या हो गया था, इसके कारण ये हुआ था कि जो बंगाल की इकोनॉमी थी भाई, जो इकोनॉमी मतलब मॉनेटरी टर्म्स में, तो इकोनॉमिक कंडीशन जो बंगाल की बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्राइसिस आ गए थे। Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. अब कंपनी, मैंने बताया ना कि कंपनी क्या चाहती थी कि गुड्स जो भी यहाँ से खरीदे हम भारत से कम से कम दाम, जितना कम हो सकता है डरा के धमका के अपने मर्जी से पॉलिसी लगा के कम से कम दाम में सामान खरीदे। अगर ये इनका फायदा हो रहा है कम से कम दाम में सामान खरीदने में, तो जो बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका नुकसान होगा ना। हम मार्केट में क्या करते हैं, हम नेगोशिएशन कराते हैं, आपकी मम्मी जैसे के साथ जाते हैं, नेगोशिएट कराते हैं कि अरे भैया इतने का दे दो, भले ही वो 2 रुपए की भी चीज़ दे रहे हो, तो भी मम्मी की आदत है तो उसको और 2 रुपए कम कर दो, मतलब वो बोलेगा 0 पैसे में दे दूँ क्या मैडम, फ्री में लेके जाओगे, तो ये सब चीज़ें तो नेगोशिएट कराना। तो अगर जब मम्मी उसके पैसे कम कराती कि भैया अगर 5,000 का है तो आप एटलीस्ट 3,000 में दो, तो 2,000 भले ही वो कम कर देगा, बट नुकसान उसका तो हो रहा है ना, हमें फायदा हो रहा है तो बेचने वाले का तो नुकसान हो रहा है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि भाई इससे क्या हुआ था, क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी। ठीक है, तो क्या करने लगे थे, इनको दिक्कत होने लगी थी, किनको, आर्टिसंस वर डेजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। मजबूरी में उन्हें कंपनी फोर्स करती थी कि आप हमें जो अपने गुड्स हैं कम दामों में बेचो, कम दामों में बेचो, तो दिक्कतें आने लगी थी। पीजेंट वर अनएबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। जो भी ड्यूज उनसे मांगे जाते थे, भाई जो पीजेंट है वो नहीं दे पाते थे, बोलते थे रेंट वगैरह जो भी देना रहता होगा इनसे मांगा जाता होगा, तो जो भाई जो भी चीजें मांगते थे कि पीजेंट वर अनएबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। जो भी ड्यूज, जो टैक्स या कह लीजिए है ना, अर्निंग के लिए जो भी इनसे मांगा जाता वो पे नहीं कर पाते थे। क्यों? इतना ज्यादा हाई ये लोग लगाते थे। आर्टिसनल प्रोडक्शन was in decline and agricultural cultivation showed sign of collapse. अब जो भी आर्टिसंस, जो भी इनका काम रहता होगा, जो भी इनके प्रोडक्ट्स होंगे, धीरे धीरे क्या होने लगे, डिक्लाइन होने लग गए, गिरने लग गए। क्यों नहीं गिरेंगे, जबरदस्ती इनसे सस्ते दामों में चीजें खरीदेंगे तो भाई वो उनका तो फायदा है,
कंपनी का तो फायदा है, तो पर इन बेचारों को तो नुकसान है ना। इतनी मेहनत से बना रहे हैं, कर रहे हैं उसके लिए काम, और बेचने जा रहे हैं, तो सस्ते से सस्ते दामों में अगर उन्हें मजबूरी में बेचना पड़ रहा है तो उनका घर बार कैसे चले गया, तो बहुत ज्यादा डिक्लाइन होने लग गया था, प्रोडक्शन कम होने लग गया था। क्यों प्रोड्यूस करेंगे जब उन्हें दिक्कत हो रही है, उनका फायदा ही नहीं हो रहा, तो प्रोड्यूस क्यों करेंगे। ऐसे ही एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन, मतलब एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन मतलब जो फार्मिंग वगैरह खेती बाड़ी भी क्या हो गई, लगभग कोलैप्स हो गई, मतलब गिर गई। क्यों करेंगे भाई, इनसे जब मांगा इतना जाता है तो क्यों कोई भी करेगा। अब मैं कोई भी बिजनेस कर रही हूँ, मतलब मेरा कुछ भी प्रोडक्ट है कि पेन बेच रही हूँ, तो मुझसे मांग रहे सस्ते से सस्ते दामों में, तो मैं इस पेन को बनाने के लिए जो मेरा खर्चा लग रहा है, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मैं क्यों करूंगी, मैं बोलूंगी छोड़ो रहने दो, कौन करे, फायदा तो कुछ हो नहीं रहा, नुकसान हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी अलग जा रही है, टाइम अलग जा रहा है, अपना पैसा जा रहा है, और कमाई तो कुछ भी नहीं हो रही। तो ऐसे ही करके भाई जो था आर्टिसनल प्रोडक्शन हो गया या एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन, ये सब क्या हो गया, धीरे धीरे कोलैप्स हो गया, डिक्लाइन हो गया। आया समझ में। Then in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. इसके कारण क्या हुआ, इतना ज्यादा दिक्कत है, इतनी ज्यादा दिक्कत है कि then in 1770 very important, a terrible famine killed 10 million people in Bengal, मतलब 10 million people killed in Bengal। भाई इसके कारण, इस भुखमरी है इनके कारण भाई इतना ज्यादा अकाल सा पड़ गया था, कमाई नहीं हो रही थी, इतनी ज्यादा दिक्कत के कारण लगभग 10 मिलियन पीपल, बंगाल की बात की जाए तो मर गए थे, ठीक है, मारे गए थे। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, और कितनी पॉपुलेशन, 1/3 ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है वाइप्ड आउट हो गई थी, ठीक है, मतलब बोलते ना सफा चट हो जाना, बिल्कुल खाली हो जाना। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, आगे बढ़े। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अब किसकी नीड थी भाई, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की। इफ द इकोनॉमी वॉज इन रूइंस कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। अब क्या होगा, जब इकोनॉमी गिरने लगेगी, जब इकोनॉमी क्या होने लग गई भाई, जब इकोनॉमी, इफ द इकोनॉमी वॉज इन रूइंस कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, मतलब क्या है, कंपनी की जो रेवेन्यू इनकम वो रहेगी, आप खुद ही सोचिए। Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved। क्यों, हमने देखा था क्या हुआ था, इतना ज्यादा आर्टिसनल जो उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया था, फिर हमने देखा था जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन वो कम हो गया था, तो इतनी सारी दिक्कतें आने के कारण ये हमने देखा था कि कितना ज़्यादा फैमाइन आया, लोग लगभग इतनी पॉपुलेशन खत्म हो गई, ये सब हमने बंगाल की सिचुएशन देखी थी। अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है, तो कंपनी की अर्निंग कैसे होगी, खेती बाड़ी रुक रही है, क्रॉप्स कहाँ से आएगी, क्या खरीद के बेचेंगे, आर्टिसनल प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो क्या खरीद के बेचेंगे, इनका भी नुकसान है। तो ये क्या हो रहा था, फिर ये देख रहे थे कि मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट, मतलब जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो ये सोचने लग गए थे, इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज। जो भूमि पे इन्वेस्टमेंट, किस पे भाई, लैंड पे खर्चा, लैंड पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, और एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव, और जो एग्रीकल्चर है उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी भाई इम्प्रूव करना पड़ेगा। मतलब जो लैंड का खर्चा है, मतलब जो लैंड की जो है ध्यान रखना, उसको इम्प्रूव करना, उससे ताकि फायदा उठा सके, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ में क्या करने की जरूरत है, एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि इनको पता था कि फायदा तो भाई हमारा उसी से ही है, फायदा हमको उसी से ही मिलना है। हाउ वॉज दिस टू बी डन, बट ये होगा कैसे। After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793। एक सिस्टम आया था जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। कौन सा सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिस्टम आया था भाई, परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। परमानेंट आप समझ रहे, परमानेंट से मतलब परमानेंट, हमेशा के लिए, परमानेंट हो गई, जब बोलते परमानेंट जॉब हो गई हमेशा के लिए। तो आफ्टर 2 डिकेड्स, भाई 2 डिकेड्स के बाद जब लगभग डिबेट ये चलती रही कि क्या करना चाहिए, हमें लैंड का भी फायदा उठाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड में अच्छा से अच्छा लैंड की कंडीशन सही हो तो फायदा मिले, हमें एग्रीकल्चरल जो है कंडीशंस भी सही करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स होगी जो जिससे हमारा फायदा हो। तो ये सब फाइनली, ये सब डिसाइड होने के बाद, चीज़ें चलने के बाद क्या हुआ, कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा क्या, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। कब करा, 1793 में। इंपॉर्टेंट है, कब परमानेंट जो है सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, 1793 में। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी डर समस्या तो नहीं। ये देखो, ये कौन है, चार्ल्स कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। ये चार्ल्स कॉर्नवालिस है, जब बंगाल में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, जब बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, तब यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। हमने देखा था ना
गवर्नर जनरल के अंदर गवर्नर काम करते थे, उसके बाद उसके अंदर क्या थे, जमींदार जो जमीन ये सब संभालने का काम करते थे, प्रेसिडेंसी थी बेसिकली। तो ये सब हमने पूरा फ्लो चार्ट में मैंने समझाया था आपको चैप्टर 2 में। तो गवर्नर जनरल यानी कोई टॉप का, उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी का टॉप का इंसान। तो ऐसे टॉप के थे गवर्नर जनरल, कौन, चार्ल्स कॉर्नवालिस उस टाइम पे थे। आया समझ में? किस टाइम की बात हो रही है? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कब आया? 1793 में। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। By the terms of the settlement, the rajas and talukdars were recognized as zamindars. अब जब सेटलमेंट जब आया, कौन सा सेटलमेंट आया? परमानेंट सेटलमेंट आया। तो जो राजा थे, तालुकदार थे, वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। इनको क्या बोला जाता था? इनको जमींदार के जैसा रिकॉग्नाइज किया जाता था कि भाई आप जो है राजा तालुकदार से आप क्या है, आप अब बोले जाएंगे जमींदार। आपको क्या बोला जाएगा? जमींदार। क्या बोला जाएगा भाई? जमींदार। इनको बोला जाएगा, किनको? राजाज और तालुकदार को। They were asked to collect rent from the peasant and pay revenue to the company. अब ये जो जमींदार थे, जो मतलब राजा और तालुकदार थे, इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि आप क्या करिए, जो पीजेंट है, जो किसान है, उनसे रेंट वसूलिए, मतलब रेंट लीजिए, और क्या करिए, जो रेवेन्यू है वो कंपनी को पे कीजिए। मतलब वहां से आप रेंट लीजिए और कंपनी को पे करिए। ठीक है, आया समझ में? इनका काम क्या था? दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट। पीजेंट से भाई रेंट कलेक्ट करने का इनका काम था। एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और कंपनी को रेवेन्यू पे करने का काम था। किनका काम था? जमींदार। ये जमींदार कौन थे? ये राजा और तालुकदार, इनको जमींदार बोलने लग गए थे। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो। The amount to be paid was fixed permanently, that is, it was not to be increased ever in future. परमानेंट सेटलमेंट की इसमें बात की जाए तो इनकी जो अमाउंट थी ना, इन्होंने क्या रखी थी? फिक्स्ड रखी थी। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, मतलब जो भी अमाउंट ये पे करेंगे क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। अब इसमें कभी कोई भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स्ड है। जैसे फिक्स जॉब हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो ऐसे ही फिक्स जॉब है, मतलब फिक्स अब है, कुछ नहीं इसमें चेंज होने वाले। तो जो अमाउंट पे करने की रहेगी कैसी रहेगी? फिक्स्ड रहेगी परमानेंटली। इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, अब ये फ्यूचर में इंक्रीज नहीं होने वाली है। आया समझ में? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? परमानेंट सेटलमेंट आया। ठीक है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस थे, याद रखना। ठीक है, किनको क्या काम दिया? जमींदार्स को काम दिया। जमींदार्स कौन थे भाई? जमींदार जो राजा एंड तालुकदार से, उनको कहा गया कि आप क्या करिए, आप जमींदार के तौर पे काम कीजिए, रेंट लीजिए किसानों से, पीजेंट से, और रेवेन्यू दीजिए कंपनी के लिए। और क्या था? ये चीजें कैसी थी? फिक्स्ड थी, बिल्कुल इसमें कोई बदलाव होने की कोई भी चांसेस थे ही नहीं। आगे बढ़े, चलो। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue in the company's coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. ऐसा सोच के काम किया गया, ऐसा सोच के इन्होंने ये चीज करी कि it was felt that this would ensure a regular flow of revenue in the company's coffers. मतलब जो कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके लिए बहुत अच्छा है, फिक्स एक फ्लो रहेगा, मतलब एक इनकम इतनी आती रहेगी, फिक्स, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। हमने देखा था ना कि जब ये फेमाइन है, उसके बाद ये जब चीजें बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुई, तो इनका फोकस क्या था कि हम जो है लैंड को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, हम एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे। तो इनका फोकस ये भी था कि अर्निंग तो हो रही है, साथ में जमींदार क्या ध्यान रखेंगे? जमींदार के थ्रू जो लैंड है ना, लैंड में इंप्रूवमेंट भी होगा। क्या होगा भाई? जो भूमि है, जो लैंड है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। At the same time encourage the zamindars to invest in improving the land, ताकि जो जमींदार है वो इन्वेस्ट करे लैंड की कंडीशन को इम्प्रूव करने में। ठीक है, since the revenue demand of the state would not be increased, the zamindars would benefit from increased production from the land. अब क्या था? जो अब ये बताइए कि अगर ऐसा होता है ना कि ये बोलेंगे कि अरे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और आपके लैंड में, तो आप ज़्यादा हमें रेवेन्यू दीजिएगा, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा परसेंटेज आपको देने पड़ेंगे। मतलब अगर इतना प्रॉफिट है, अगर 1 लाख प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख में से आपको इतना देना पड़ेगा 50%, या अगर 2 लाख हुआ तो 2 लाख का 50% देना पड़ेगा। बट अगर फिक्स कर दिया जाए कि आपका प्रॉफिट चाहे 10 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, आपको हमें 50,000 देने पड़ेंगे, तो फायदा किसका?
अगर मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो मेरा फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? देने वाले को तो 50,000 ही देने, चाहे मेरा प्रॉफिट 1 लाख हो रहा हो, चाहे 2 लाख हो रहा हो, करते करते 1 करोड़ हो रहा हो, मेरा काम है बस 50,000 देना। तो अगर मानो मेरा प्रॉफिट 1 लाख में था तो चलो ठीक है, अब 1 करोड़ हो गया तो भी तो मैं सिर्फ 50,000 ही दूंगी, तो मेरा तो फ़ायदा है ना। ऐसे ही जमींदार का फ़ायदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो है वो तो बढ़ने नहीं वाला था, फिक्स था, परमानेंट था कि परमानेंट फ्लो ऑफ इनकम रहेगा, ना ज़्यादा ना कम। Since the revenue demand of the state would not be increased, जो रेवेन्यू की डिमांड थी स्टेट में वो क्या थी? बढ़ने नहीं वाली थी, जितनी थी उतनी रहेगी। अब जब रेवेन्यू उतना का उतना ही रहना है, कंपनी को देना ही उतना का उतना है, तो जमींदार के जो अगर अपने फायदे कभी ज्यादा हो गए और ज्यादा कमा लिया तो उनको तो अच्छा है ना। उनको तो ये कि हमें तो देना उतना ही है, चाहे हम कितना भी फायदा कमा रहे हो प्रोडक्शन से, हमें तो देना सिर्फ उतना ही है। तो कंपनी को क्या हो रहा था? फिक्स पेमेंट मिल रही थी और यहाँ प्रोडक्शन में इनका किसका? जमींदार का थोड़ा फायदा भी हो रहा था। तो सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, जो रेवेन्यू की डिमांड थी क्या इंक्रीज नहीं होने वाली थी, द जमींदार्स वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। अब जब प्रोडक्शन में जो है मतलब लैंड में जो है इंक्रीज हो रहा था प्रोडक्शन, तो फायदा किसका था? जमींदार का। मतलब मैंने बता दिया ना कि 1 लाख हो तो भाई तब भी आपको 50,000 ही प्रॉफिट देना है, अगर चाहे आप 10 लाख भी कमा लो तो भी 50,000 देना है। तो फायदा तो भाई जिसका हो रहा है 1 लाख से जो 10 लाख पे आ गया तो उसका तो फायदा है ना। ऐसे ही जमींदार का फायदा उसमें था। आया समझ में? कंपनी को तो बस ये था, उनका मोटिव ये था कि रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम रहे, कि इतना हमें इनकम चाहिए ही चाहिए, इतना रेवेन्यू हमारी अर्निंग होनी ही चाहिए, ठीक है, इसलिए इन्हें परमानेंट कर दिया था। आगे बढ़े, चलो ये समझ में इतना आया कि नहीं आया पहले तो ये बताओ फटाफट से। अभी ये बताओ लाइक भी किया कि नहीं किया, या भूल गए? लाइक कर दिया, आगे बढ़े, चलो ठीक है। इसी के साथ हमारे जो टॉपिक है एंड होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये जान रहे थे कि भाई रेवेन्यू सिस्टम कैसे जो अर्निंग के पर्पज से लोग जो है कंट्री साइड में रूल करना चाह रहे थे। तो अर्निंग के पर्पज से, अर्निंग किन चीज़ों से? लैंड के थ्रू अर्निंग के, लैंड इंप्रूव करेंगे, एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे तो इनका फायदा होगा। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में हमने जाना, जिसमें चीज़ फिक्स थी, बिल्कुल फिक्स था। अब इसमें फायदा किसका हो रहा था? जमींदार का हो रहा था, ये हमने देखा। बाकी की चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे, तो आपको कंप्लीटली टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।